घड़ी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पिंक सिटी जयपुर में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के मंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं बहुत स्वागत करती हूं। राजस्थान के बिजनेस जगत के आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहे लीडर्स के नाम आज ये मंच है। न्यूज 18 राजस्थान बिजनेक्स co-presented by Geetanjali University, powered by Bikaji Foods International Limited, co-powered by Shri Hari Infra and Polymers Private Limited and Reliance Industries Limited. Health partner Jeevan Rekha Super Speciality Hospital. Our associate partner Singapore Hub Churu, Kundan Edible Oil Industries, Rawat Educational Group, Shri Jai Gopal Chhagganlal, सुनील ऑयल मिल्स गोलूवाला, वर्धमान ग्रुप, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान, आधार फूड प्रोडक्ट्स बागरू, सुधांशु अनंत ईएनटी हॉस्पिटल, इलियॉस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आरकेएन फायर एंड सेफ्टी झुंझुनू, विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन नागौर, भूमिया ग्रुप एंड गोयल प्रोटीन। आप सभी पार्टनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। आपके सहयोग से न्यूज 18 राजस्थान बिजनेक्स के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार मैं जानती हूं कि आप काफी देर से कर रहे हैं। जी हां, हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस वक्त मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें और न्यूज 18 राजस्थान के सेल्स हेड विपिन जी से भी अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी का सम्मान करें। अब मैं न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं, अपनी वेलकम स्पीच से यहां मौजूद सभी मेहमानों का स्वागत करें। न्यूज 18 राजस्थान नेटवर्क 18 का रीजनल चैनल राजस्थान के लिए आप सभी का प्यार, आप सभी का विश्वास ही है जिसने हमको लगातार नंबर 1 बनाए हुए हैं। इसी की कड़ी में ये हमारा एक प्रोग्राम है बिज नेक्स्ट, जिसलिए आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। देखिए, एक ये भी संयोग की बात है कि हम ये प्रोग्राम उस साल में कर रहे हैं जब राजस्थान सरकार की ओर से एक राइजिंग राजस्थान जैसा एक इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसमें चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो उद्योग को लेकर के किस तरह की अभी स्थिति है, क्या हमारे पास चुनौतियां हैं और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आप अलग अलग सेशंस के जरिए यहाँ जो डिस्कशन होगा, जिसमें जो जाने माने हमारे यहाँ पर उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, वो बताएंगे। उनसे हम ये इंसाइट जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो स्थिति है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आए आप सभी महानुभावों का मैं नेटवर्क 18 और न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि हमारा पहला सेशन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी महिमा को। महिमा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसी के साथ मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी क्रेडाई के चेयरमैन मिस्टर गोपाल गुप्ता जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डाटा ग्रुप के एमडी मिस्टर अजय डाटा को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर श्रवण शर्मा को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कमल सेठिया जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंच पर मौजूद खास मेहमानों के लिए। महिमा, ओवर टू यू। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं ऑडियंस से भी चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो मेरे पैनल डिस्कशन के लिए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी गोपाल गुप्ता। सर, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, तो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ स्टैंड कर रहा है और आने वाले 5 साल में राजस्थान कहाँ और किस तरक्की को छुएगा? देश का बड़ा सौभाग्य है, हमें मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिनके मन में अनेक संकल्प है। विजन 2047 उनका लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं
उनमें सबसे अग्रिम श्रेणी में खड़ा होना चाहिए। वो कब पूरा होगा? केवल सरकार के बूते पूरा नहीं होगा, जब प्राइवेट सेक्टर उसमें जोड़ेंगे तब लक्ष्य पूर्ति होगी। और माननीय विधि मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसी भी क्षेत्र में निवेश कब होता है? जब निवेशकर्ता की पूंजी सुरक्षित होती है, लाभ की संभावना होती है। तो कानून जितने सरल होंगे उतना निवेश बढ़ेगा। हम लोग कानून की पालना करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर, कमिंग टू यू मिस्टर अजय रैटा। सर, आज विकसित भारत की बात की जा रही है, हर जगह विकसित भारत को लेकर चर्चा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है और टेक्नोलॉजी टाइकून आप माने जाते हैं राजस्थान में, तो इस क्षेत्र में विकसित भारत की यात्रा कितनी सफल होगी? स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। चाहे हमारा इतिहास फोर्ट की वजह से जाना जाता है, रेगिस्तान की वजह से जाना जाता है, टूरिज्म की वजह से जाना जाता है, लेकिन हमने जो स्टेप्स लिए, सरकार ने जो स्टेप्स लिए और हम लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स को जो एक एटमॉस्फेयर मिला, तो हमने इंडस्ट्री के लिए और आईटी सेक्टर के अंदर बड़े नए नए काम हुए। भामाशाह टेक्नो हब बना जी, यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए। इंडिया में मैं बता सकता हूँ कि जब ये BTH बना था, उस वक्त पूरे इंडिया में कहीं पर भी स्टार्टअप्स के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये दो बातें क्या इंडिकेट करती हैं कि सरकार का एक विजन है कि हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स को देना है, अच्छा होस्टिंग स्पेस, क्लाउड स्पेस खुद के लिए और प्राइवेट सेक्टर को देना है। AI की बात करें, एडवांस डेटाबेसेस की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, इन सब में राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर अच्छा काम किया है। प्लास्टिक एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएं, इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको बेनिफिट हो रहा है और कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रही है आपकी कंपनी? मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें हमारे पास 3000 मेंबर्स हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो कम से कम 20 लाख एम्प्लॉयमेंट हमारे इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसमें हाउस होल्ड, इसमें गैस लाइन, इसमें पानी की लाइन, इसमें बिजली की लाइन, सब चीज़ प्लास्टिक के बिना असंभव है। सारी की सारी प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेगमेंट है। अभी हम राइजिंग राजस्थान को लेके अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा जोन आ रहा है RPZ, हमारे पास राजस्थान पेट्रो जोन पचवदरा में जो आ रहा है, वो भी एक प्लास्टिक का ही पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें 1 लाख करोड़ का हमारे भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे इंडस्ट्री आनी है, गैस वहाँ से निकलना है, पेट्रोल डीजल वहाँ से निकलना है, इसके जो बाकी बाई प्रोडक्ट निकलने हैं उसकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आनी है, जिसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट आने वाला है। और हम बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में, और वहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री कैसे आए इसके लिए हम काम कर रही है हमारी एसोसिएशन। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वर्धमान ग्रुप वर्ल्ड फेमस है, सब लोग इसे जानते हैं, और अब तक रियल एस्टेट में सुना था, लेकिन अब आप एजुकेशन सेक्टर में भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको एजुकेशन सेक्टर कितना अच्छा है और क्या चुनौतियां हैं अभी भी आपके सामने जो आप लोग फेस कर रहे हैं? जिस स्टेट में या जिस देश में एंटरप्रेन्योर के साथ सरकार साथ खड़ी हो, वहाँ पर प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जो रियल एस्टेट का परिदृश्य है, वो यदि मैं पिछले 40-45 साल की मेरी जो यात्रा है उसकी बात करूं, तो पहले जयपुर में केवल इंडिपेंडेंट हाउसेस की डिमांड होती थी और हाउसिंग भी एक आवश्यकता थी। उसके बाद वो सुविधा बनी और फिर विलासिता। तो ये तीनों सेक्टर हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमें सरकार के साथ भी काम करना है। उनकी जो हाउसिंग फॉर ऑल की पॉलिसी है, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, इन सब के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में भी हम, हमारे जो न केवल मैं बल्कि गोपाल जी की अगुवाई में पूरा क्रेडाई सारे बिल्डर लगे हुए हैं कि हम जन साधारण को अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत अच्छे क्वालिटी का दे सकें। एक दूसरा जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो एजुकेशन का है। मुझे किसी ने पूछा आप रियल एस्टेट से एजुकेशन में आ गए, तो मैंने यही कहा कि दोनों जगह नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे जो शिक्षा है उसकी नींव भी मजबूत हो। और हमारी 2 इंटरनेशनल स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूँ कि स्कूल इंटरनेशनल है, आत्मा विशुद्ध भारतीय है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर किसी के घर पर छत हो, इसको लेकर आप क्या काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रही है? संक्षिप्त में थोड़ा। जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी के कई सपने हैं, हिंदुस्तान दुनिया में आगे बढ़े, हर व्यक्ति रोजगार मिले,
और हर एक को अपना मकान मिले। मेरा कहना यह है कि राजस्थान के 3 नियम हैं: बिल्डिंग बायलॉज, टाउनशिप पॉलिसी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना। जी, इन तीनों का जितना सरलीकरण होगा, मैप अप्रोच सिस्टम फास्ट ट्रैक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना विकास होगा। बिल्कुल सर, आपके पास आना चाहूंगी। आईटी सेक्टर की बात सर ने कही कि इंडिया में देखा जाए तो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दे आर द सिटीज इन Tier 1। तो हम देख सकते हैं कि जयपुर भी Tier 1 सिटी में होगा इन आईटी सेक्टर। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। आईटी जो है ना, प्लेइंग लेवल फील्ड है। बिल्कुल। ये किसी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैन पावर से और बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर चल जाती हैं। अगर हम सेक्टर, किसी भी 2 सेक्टर्स को, आईटी सेक्टर इज वन एंड स्टार्टअप इज अनदर, एंड वाया से स्टार्टअप एंड राजस्थान सरकार का उस पे है। हमारे पास में करीब 5000 राजस्थान सरकार में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं राजस्थान के अंदर। लेकिन मेरा मानना यह है कि 5000 की बजाय यहाँ पर हमारे पास कम से कम 25,000 स्टार्टअप होनी चाहिए। 25,000 स्टार्टअप करेंगे और एक स्टार्टअप भारत सरकार के हिसाब से करीब 10 लोगों को रोजगार देता है। जी, 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, डेवलपिंग से जो पावर हमारे पास में है, उस पावर को हमें और बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा, जिससे रियल में हम विकसित भारत और राइजिंग राजस्थान ला सकें। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाल ही में आपने एक एग्जीबिशन किया था, उस एग्जीबिशन का क्या मोटिव था और क्या उसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल पाया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देने की कोशिश की गई थी? हमने एक राज प्लास्ट एग्जीबिशन 2023 किया था। अभी 2025 होने वाला है नेक्स्ट ईयर। हमने लास्ट 3 महीने लग के हमारी टीम ने और वो एग्जीबिशन खड़ा किया था, JECC में किया था। उस एग्जीबिशन की जो सुंदरता बनी थी वो ये बनी थी कि 400 एग्जीबिटर आए थे, जिसमें पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था कि प्लास्टिक की ये बोतल कैसे बन रही है, कप कैसे बन रहा है, बाल्टी कैसे बन रही है, पाइप कैसे बन रहा है, ये सब हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसमें करीब 18,000 विजिटर ने विजिट किया था। 1,000 करोड़ हमारी आंखों के सामने वहाँ पे मशीनरी जो आई थी टोटल वहाँ पे यहीं की यहीं पे सेल हो गई थी, जिससे आप सोच सकते हो कि क्या एम्प्लॉयमेंट मिला होगा उससे। ये हमारा एक पहला प्रयास था जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें सराहा और हमारा प्रयास बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम खुद सेटिस्फाइड थे। अब 2025 में हम फिर करने जा रहे हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इन्वेस्टर्स के लिए राजस्थान सबसे पहली पसंद बन रहा है, फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, एजुकेशन सेक्टर हो। आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान हो रहा है, सरकार की ये कदम उठा रही है इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि राइजिंग राजस्थान में राजस्थान विल डेफिनेटली राइज, नो वन कैन स्टॉप इट। वी आर विद द गवर्नमेंट। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले जी, और जो भी नीति निर्धारण हो उसमें स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन ली जाए। इससे ये होगा कि जो कानून होंगे वो सरल होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट को, जो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर हैं जैसे हाउसिंग है, तो उस सेक्टर में थोड़ा सा यदि वित्तीय किसी तरह की सहायता भी मिल सके या कोई सहयोग मिले सरकार का, वो उपयोगी रहेगा। इसके अलावा यदि जो सरलीकरण हो अप्रूवल्स का और सारे काम जल्दी हो जाएं तो वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, हमने चर्चा की और उम्मीद है कि राइजिंग राजस्थान भी सफल होगा। तो सेकंड सेशन की हम शुरुआत करें, इससे पहले गेस्ट हमारे साथ कौन होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ होंगे इलियोस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड CEO मिस्टर ज्योति बंसल जी, जीवन रेखा हॉस्पिटल के CEO मिस्टर रूपेश माथुर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर पंकज गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। एंड नाउ महिमा, ओवर टू यू। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी मिस्टर रूपेश जी, जीवन रेखा हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर अभी भी आप लोग क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जयपुर मेडिकल टूरिज्म में सबसे आगे बढ़ रहा है? राजस्थान पिछले करीब 5 से 10 वर्षों में हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छे आयाम लेकर आया है और इसमें सभी का मिला जुला रोल है। सबसे जो अच्छी बातें हुई हैं वो जाननी ज़रूरी हैं कि आज राजस्थान में हेल्थ केयर काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है जी। सो क्वालिटी हैज़ इम्प्रोवाइज्ड और लोग अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए एक्सेसिबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, वो भी अब लोगों को मिलने लग गई है। आपने मेरे से पूछा कि चुनौतियाँ क्या हैं। बिल्कुल। सो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आज हमारा जो राज्य है, वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट अभी स्टेट में नहीं आया है।
तो हर व्यक्ति को, क्योंकि वैसे भी वो हॉस्पिटल के अंदर बहुत दुख की घड़ी में आते हैं, एक पेन और ग्रीफ होता है, तो बहुत लो कॉस्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और लो कॉस्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वाजिब है और जायज़ है, पर लो कॉस्ट की डिलीवरी के लिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है जी। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज आता है एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए, वो आता है कि एक हॉस्पिटल बहुत ही लीगलाइज सिस्टम है, तो लीगलाइज सिस्टम को रन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लाइंसेस को हमें मैनेज करना होता है और मेंटेन करना होता है। उन कॉम्प्लाइंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ड्यूरेशन जो है वो एवरी ईयर या मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट्स उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में एजुकेशन लाने के लिए, किसी भी चीज़ का फुल फ्लेजेड प्रोटोकॉल फॉलो कराने के लिए समय लगता है, तो दैट नीड्स टू बी इंक्रीज। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। सर मैं आपके पास आना चाहूंगी एंड आई वांट टू नो कि सेकंड ओपिनियन कितना मैटर करता है लाइफ में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड ओपिनियन एक बहुत कॉमन सी चीज है, बट सही सेकंड ओपिनियन मिलना थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। तो एक अच्छी सेकंड ओपिनियन के 3 पिलर होते हैं: सही डॉक्टर मिलना, सही डायग्नोसिस होना और फिर सही ट्रीटमेंट होना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है सही डॉक्टर का मिलना। 50% काम अपना हो जाता है। सही डायग्नोसिस हो गया तो 30% काम हो जाता है। बचा कुचा केवल सही ट्रीटमेंट का रह जाता है, जो 20% होता है, जो नॉर्मली सब लोग ठीक करते हैं। अच्छी सेकंड ओपिनियन या एक्चुअल सेकंड ओपिनियन कहाँ होता है कि जहां हम सही डॉक्टर के पास सही ट्रीटमेंट के साथ सही डायग्नोसिस में पहुंच जाएं। जी सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान में खाद्य पदार्थों की बात करें तो आज राजस्थान सबसे अग्रणी राज्यों में आ रहा है, खासतौर पर तेल के उत्पादक क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पर आपकी राय है? राजस्थान में ये मानसून 10-15 सालों में थोड़ा मानसून परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ जी। पर बारिश भी बहुत अच्छी नहीं लगी। पहले जो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था उसमें परिवर्तन आया है नहरों के द्वारा, और जो बारिश का जो मानसून परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर जैसे बाजरा है, मस्टर्ड है, जो है मोटा अनाज जिसे कहते हैं। मोटा अनाज, सब जो मिलेट अनाज, मोट है, ये सब नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 पर है इसका प्रोडक्शन यहाँ पर। तो मैं बस गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो पैदावार हो रही है, अगर उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है तो वो जो पैदावार है उसकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स देनी चाहिए, और ऐसी स्कीम देनी चाहिए जो सारी इंडस्ट्री यहीं लगे और वैल्यू एडिशन हो। जी। तो वैल्यू एडिशन के बाद जब कोई चीज़ जाएगी तो बहुत बड़ा एक तो रोजगार भी जनरेट यहाँ पर होगा और रेवेन्यू भी जो गवर्नमेंट को पूरी प्राप्त होगी। जी सर कमिंग टू यू, मैं जानना चाहूँगी कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है क्या वो फुलफिल हो रही है, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी हेल्थ केयर सेक्टर में मिसिंग है? क्या यहाँ रिसोर्सेज सारे और पूरी तरह से अवेलेबल है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वी नीड टू इम्प्रोवाइज एंड स्टैंडर्डाइज the education standards into these segments. And second aspect is कि we are the only field today, आज ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, बिल्कुल ऑनलाइन फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट वी आर the only field जहाँ पे स्टिल ऑनलाइन इज नॉट दैट मच एक्टिव। आपकी पर्सनल प्रेजेंस और फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। तो मैं यहाँ सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इतना वर्क हो रहा है डेटा सेंटर सिटी पे, तो कहीं ना कहीं एक हब इस चीज़ का भी क्रिएट हो कि पेशेंट ने भले ही कहीं भी दिखाया हो, किसी भी शहर में या राज्य में या अदर स्टेट्स में, बट उसके EMRs यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर उपलब्ध हों तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं हल हो सकती। जी कमिंग टू यू सर, एक अच्छी सेकंड ओपिनियन के बारे में कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं? अच्छी सेकंड ओपिनियन का मैं बताना चाहूंगा कि अच्छी सेकंड ओपिनियन वो होती है जिसमें हमें सारे के सारे ऑप्शंस ओपनली बताए जाएं। हर ऑप्शन का हमें फायदा और नुकसान बताया जाए। ऐसा ना हो कि कोई ऑप्शन हमें इस वजह से ना बताया जाए कि हमारे पास या तो उसकी एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है या हमारे पास उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ वेरी डिटेल्ड, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड सेकंड ओपिनियन दैट इज कंप्लीटली अनबायस्ड विदाउट एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट। जी सर कमिंग टू यू, हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट क्या है और उसको कैसे आप लोग राजस्थान में बात करें खाद्य पदार्थों को लेकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हाँ, नीति आयोग ने अभी अगस्त में रिपोर्ट जारी की है। उसमें 250 लाख टन यहाँ पर खपत है, अपने तेलों की खपत इंडिया में है, लेकिन केवल 80 से 90 लाख टन ही हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाते हैं पूरे इंडिया में, और 160 लाख टन लगभग हम आयात करते हैं। उसको पाम ऑयल मान लीजिए, सनफ्लावर ऑयल मान लीजिए, सोयाबीन ऑयल मान लीजिए, इस फॉर्म में हम आयात करते हैं उसका।
तो गवर्नमेंट ने और नीति आयोग ने सिफारिश की है कि भाई यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको 3 तरीके से इसकी बढ़ाया जा सकता है तेल का प्रोडक्शन। एक, उसको एरिया बढ़ाया जाए, उसका तिलहन का जो एरिया है जिस एरिया में भी हो रहा है उसको बढ़ाया जाए, जिसे बंजर जमीन है या कोस्टल एरियाज है वहाँ पर इसको लगाया जाए। हमारे जो इंडस्ट्री है उसके लिए इम्पोर्ट ऑयल होता है उस पर ड्यूटी बढ़ा करके जी, और यहाँ के किसानों को बेनिफिट दे करके, जब यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो किसानों को जो मूल्य ज़्यादा मिलेगा, यहाँ गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, किसान भी समृद्ध होगा और जो यहाँ की इंडस्ट्री वो भी फलीभूत होगी। जी, थैंक यू सो मच सर, आप सब लोग आए और पैनल डिस्कशन में जुड़े, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमान का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक विषय चला हुआ है 2-3 सालों से, हम नीति आयोग में भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी इसका जिक्र करते हैं और पब्लिक मीटिंग से भी जिक्र करते हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत कैसे बना सकते हैं। आने वाले ये 25 साल 2047 तक, ये हमारे अमृत काल के महत्वपूर्ण वर्ष है और इस अमृत काल में मंथन होगा तो निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। तो आज आपने अभी 2 पैनल डिस्कशन में शानदार मंथन किया, आपने शानदार मंथन किया है, इससे निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राजस्थान को ऐसा माना जाता है लैंड लॉक्ड स्टेट, कि यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। तो हमारे यहाँ सी पोर्ट का वो विषय नहीं है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट है, वो है ड्राई पोर्ट। रोड कनेक्टिविटी सभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी लगातार हो रही है, रेलवे कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ रही है, और फिर ड्राई पोर्ट की कनेक्टिविटी से और ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी से पंचायतों को जब हम जोड़ देंगे तो शहरों में भी कनेक्टिविटी और गांव में भी कनेक्टिविटी से लोगों को लगेगा कि राजस्थान में अगर कहीं भी बैठे हैं तो हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमें ये सुविधा होगी कि कनेक्टिविटी अच्छी है। नंबर 1 ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर पार्ट है, जिसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन भी सम्मिलित हो जाता है। दूसरा बड़ा विषय यहाँ डिस्कशन के दौरान आया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। मैं अभी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को देखता हूं भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, हमने 1562 ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ मोदी जी का एक कंसेप्ट है ईज ऑफ लिविंग। 1562 कानून ईज ऑफ लिविंग के कारण ही समाप्त किया है मोदी जी ने, 1562। अब कंप्लायंस बर्डन कम करना, यह भी एक बड़ा विषय है। अब आपको कंप्लायंस करनी है, लेकिन वो क्यों करनी है? कई बार तो कानून बना हुआ इसलिए करनी है, लेकिन क्या वो आज आवश्यक है क्या? तो प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि इस अमृत काल में कंप्लायंस बर्डन कम करनी, चाहे वो बिल्डिंग से संबंधित लॉज हो, चाहे वो हमारे किसी रेलवे सेक्टर या कम्युनिकेशन सेक्टर या किसी और सेक्टर से संबंधित लॉज हो, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित हो, चाहे एमएसएमई में उसका असर आ रहा हो, उनको कम करना। जितना हम कम करेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार को जितना कम रखेंगे बिजनेस में, इतना ही देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और विकसित भारत की एक संकल्पना जो उन्होंने दी है, उसको लेकर के यहाँ राजस्थान में भी 9, 10, 11 दिसंबर को 2024 को हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा एक राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में मुझे लगता है जो 15 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इनको धरातल पे उतारने का विषय है। और ये जैसे ही धरातल पे उतरेंगे तो राजस्थान सोलर में अग्रणी हो जाएगा। सोलर भी अपना आप में बड़ा छोटा क्षेत्र नहीं है जी। ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, उसमें अग्रणी हो जाएगा। और जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें भी राजस्थान तेजी से विकास करेगा। रियल एस्टेट उसका पार्ट है। अब जैसे हम 3 करोड़ घर बनाएंगे पूरे देश में,
जो बेघर हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो राजस्थान के हिस्से में भी कुछ घर आएंगे, तो उसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे। जब घर बनता है तो सरिया भी लगता है, सीमेंट भी लगती है, ईंट भी लगती है, इंटीरियर डेकोरेशन भी होता है, घर भी बनता है, हार्डवेयर भी तैयार होता है। लेकिन जब मकान मालिक घर में जाता है तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत सी चीजें उसको जरूरत पड़ती है। तो घर में तो सेठिया जी हार्डवेयर की भी जरूरत है और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। और जब जैसे ही हार्डवेयर अच्छा हो जाए और घर की जो मालिक बनती है महिला, उसको जैसे ही अच्छा लगे अंदर से कि नहीं मैं मालिक बन गई, घर की मालिक हो गई, तो वो एजुकेशन की भी ओर जाती है। और जब एजुकेशन की ओर जाती है तो आप जैसे स्मार्ट क्लास लगाने वाले भी राजस्थान में तैयार हो जाते हैं। यही तो डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में सब लोग आप जुड़े, आज मुझे भी याद किया। मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है। कवियों ने इसके बारे में जो कल्पना की है वो आप समझ नहीं सकते हो। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपने तीसरे सेशन की ओर जाएंगे। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी महिमा, मेरी सहयोगी को। महिमा प्लीज कम। हमारे तीसरे सेशन में हमारे साथ खास मेहमान स्टेज पर होंगे। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर सिंगापुर हब चूरू के डायरेक्टर मिस्टर अजय वीर जांगिड़ को। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रावत एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र रावत जी को। एंड नाउ महिमा विथ यू। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सिंगापुर हब के लिए आपने चूरू को ही क्यों चुना? उसका सबसे पहला मैं चूरू के लिए हमारे सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वहाँ की कर्मभूमि रही है चूरू की। वहाँ पे हमारा प्रयास रहा था कि शेखावटी में जो हमारा जितने भी व्यापारी लोग हैं, यह व्यापारी आज जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़ा खरीदने के लिए सूरत जा रहा था, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स का कोई व्यापारी है जो होलसेल का व्यापार करना है, उसको माल यहाँ पे लाना है, तो वो कश्मीर या हिमाचल जा रहा था। तो हमने एक प्रयास किया कि ये सारे व्यापारी जहाँ जहाँ ऑलरेडी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से अपनी एक एक ब्रांच यहाँ चूरू लेकर आए। इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और सारे लोगों ने हाँ की और वो यहाँ आने के लिए राजी हुए, और यही सारा इनको करके आज वो काम प्रयत्न करके शुरू किया गया है। सर, रावत एजुकेशनल ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप को किसी नाम की या पहचान की अब जरूरत नहीं है। इस सेक्टर में अभी भी क्या चुनौतियां हैं, कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे 5 साल में इस सेक्टर को कैसे आप लोग देखते हैं? रावत एजुकेशन ग्रुप की बात करी जाए, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट is no education at all. Sure. Rawat Educational Group is the perfect place where we educate heart and along with mind. Since 1983 की एक बेहतरीन शुरुआत मेरे पिताजी की माननीय श्री BS रावत जी के द्वारा शुरू करी गई और करीबन आज 12,500 से ज़्यादा बच्चे रावत एजुकेशनल ग्रुप में पढ़ रहे हैं। बड़ा माइलस्टोन है। सबसे बड़ी चीज़, we believe in excellence. We feel proud to spread education with ethics and values. आज रावत एजुकेशनल ग्रुप की जो एक पहचान है वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा डिसिप्लिन, ये मायने रखता है हम लोगों की। वही चीज़ हम हमारे बच्चों में डिलीवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी मेरे पिताजी से, मेरे माताजी से, अपने बुजुर्गों से, सोसाइटी के लिए कुछ करना। इसलिए हम लोगों ने अक्सेंदर वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना भी करी, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, वस्त्र दान, अन्न दान, समय दान, श्रम दान। आज हमारी पहचान हमारी मॉरल वैल्यूज है जो हम लोग हमारे बच्चों को डिलीवर करते हैं। ये हमारी एक विशेष पहचान रही है हमारे ग्रुप की। सर, कमिंग टू यू, आपका जो सिंगापुर हब प्रोजेक्ट है वो काफ़ी चर्चा में। मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को और मेरी ऑडियंस को आप उसके बारे में डिटेल में बताएं कि कैसे वो काम करता है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो एग्जीबिशंस कुछ दिनों के लिए रह जाता है, फिर बाद में वो चले जाते हैं। परंतु हमने जो ये किया है वो उसमें हर एक मैन्युफैक्चरर यूनिट की या होलसेलर है तो उन होलसेलर्स की एक यूनिट, एक ब्रांच वहाँ पे हमेशा रहेगी। उनके लिए हम कुछ चार्जेस वगैरह रखा और वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से लोग एग्री हुए, और उसके लिए मैं सभी मैन्युफैक्चरर्स का, होलसेलर्स का,
सबसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सिंगापुर हब की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ही बार के आह्वान पे उन्होंने तैयार हो गए और सिंगापुर हब में आने के लिए तैयार हुए। जी सर, कमिंग टू यू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। कैसे रावत एजुकेशनल ग्रुप अपने स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है और क्या आपके अगले प्रोजेक्ट्स है स्किल डेवलपमेंट को लेकर? स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोग काफ़ी लंबे समय से बच्चों में कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे सिलाई हो, चाहे बच्चों को पंखा ठीक करना हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे फर्नीचर का काम हो। ये बहुत एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं कि जिससे कि बच्चा आगे फ्यूचर में कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके, वो खुद अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट के जरिए वो काम कर सके आगे जी। और बहुत लंबे समय से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। AI का जमाना आ गया है, टाइम आ गया है, बहुत जरूरी है बच्चों को ये सब चीजें सिखाना आने वाले टाइम के लिए, समय के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों मेरे साथ जुड़े और स्किल डेवलपमेंट जी थैंक यू। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे 4th सेशन की ओर। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी CA योगेश गौतम जी को, एक्स नेशनल ट्रेजरर लघु उद्योग भारती। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी को, सेक्रेटरी जयपुर प्रांत लघु उद्योग भारती। एंड नाउ महिमा, ओवर टू यू। मैम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है, सरकार भी उसके लिए जुटी हुई है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। आप कैसे इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में काम कर रही है और कैसे लघु भारतीय उद्योग इसमें अपना योगदान देने जा रहा है? लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि उद्यमियों के लिए काम करता है और राइजिंग राजस्थान में दिनांक 11 दिसंबर को जो कार्यक्रम है MSME कॉन्क्लेव, वो करने का अवसर लघु उद्योग भारती को दिया गया है। क्योंकि MSME कॉन्क्लेव के लिए लघु उद्योग भारती का चुनाव कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यह MSME का सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसका संचालन करता है। उसका ये कार्यक्रम करने का सुअवसर लघु उद्योग भारती को दिया गया है। जी सर, आपके पास आना चाहूंगी। सरकार आयोजन तो बड़े बड़े कर लेती है, फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो। MOUs भी हो जाते हैं, ऑनलाइन MOUs किए जा रहे हैं, लेकिन कितने धरातल पर वो आते हैं? क्योंकि अभी तक भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई है सरकार। मैं सुनीता जी से जो प्रश्न किया गया था उसके विषय में थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है लघु उद्योग भारती। 60,000 से अधिक उद्यमी इसके सदस्य हैं और 700 से अधिक यूनिट्स देश भर में काम कर रही हैं। लगभग 500 जिलों में लघु उद्योग भारती की प्रेजेंस है और यही देखते हुए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने MSME कॉन्क्लेव के आयोजन का दायित्व लघु उद्योग भारती को दिया है। आपका प्रश्न था MOU के विषय में। एक्चुअली ये इस प्रकार के आयोजन हर सरकार करती है। मंत्री जी, लघु उद्योग भारती ने मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया कि प्रत्येक सरकार इस प्रकार के आयोजन अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में या 1 वर्ष पहले करती है। जी, आपको यह आयोजन पहले वर्ष में ही करना चाहिए ताकि आप उन MOUs को मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार विकसित राष्ट्र बनाने के लिए धरातल पर ला सकें। तो 15 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं, अभी और होने हैं। लघु उद्योग भारती भी सक्रियता से लगी हुई है, सारे धरातल पर आएंगे और देखिए राजस्थान इस देश का सर्वोपरि राज्य बनेगा, ये हमें दृढ़ विश्वास है। मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लघु उद्योग की बात हम करें तो जब राइजिंग राजस्थान होगा, बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे, MOU साइन होंगे, तो क्या इससे लघु उद्योग पर फर्क आएगा? मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। टाटा मोटर्स, अगर टाटा मोटर्स में अगर बड़ी गाड़ी बनती है तो उसके छोटे पार्ट्स कहीं ना कहीं MSMEs में बनते हैं। तो इसलिए हमें ये डरने का विषय नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो MSMEs का क्या होगा। ये हमारे हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अधिक से अधिक इन्वेस्टर आए, राजस्थान की धरती पर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, ताकि हमारे जो छोटे MSMEs हैं उनको भी बहुत सारा काम मिले। इसी के साथ हम आज ये सेशन यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। अब समय हो गया है राजस्थान के उन लीडर्स के सम्मान का जिनकी कड़ी मेहनत, जज्बे, जुनून और मजबूत इरादों से बिजनेस सेक्टर में तेज रफ्तार राजस्थान भर रहा है। मैं इसके लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी को।
और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को भी। चलिए शुरुआत करती हूं मैं। नटराज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर पवन बंसल एंड मिस्टर नवीन बंसल जी प्लीज मंच पर आ जाइए। जब सिर पर होती है नटराज रूफिंग की मजबूत छत, तब सुरक्षा को लेकर हर कोई रहता है निश्चिंत। वर्ष 2005 में स्थापित नटराज रूफिंग कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पवन बंसल की लीडरशिप में राजस्थान से लेकर पूरे देश में बड़ा ब्रांड बन गया है। करोड़ों रुपए के सालाना टर्न ओवर वाली नटराज रूफिंग क्वालिटी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के बाद ही बाजार में उतारती है। आज लोहा बाजार में नटराज रूफिंग के लिए यही कहा जाता है कि सबका एक ही मन, नटराज की छत। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर पंकज गोयल, डायरेक्टर को गोयल प्रोटीन लिमिटेड। सोयाबीन और मस्टर्ड ऑयल सेक्टर में राजस्थान को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कोटा शहर के पास साल 2001 में शुरू किए गए प्लांट से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोया बड़ी, पंजेंट मस्टर्ड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले गोयल ग्रुप की तब जो क्षमता बढ़कर आज 1900 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। देश भर में 400 से भी ज्यादा डीलर्स के साथ एडिबल ऑयल सेक्टर में परचम लहरा रहा है गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर कमल सीठिया, चेयरमैन वर्धमान ग्रुप। 4 दशक का लंबा और उपलब्धियों से समृद्ध इतिहास रखने वाला वर्धमान ग्रुप राजस्थान से लेकर देश भर में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का जाना पहचाना और विश्वसनीय ब्रांड है। आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स के साथ वर्धमान ग्रुप आलीशान प्रोजेक्ट्स देता आ रहा है। 55 लाख वर्ग फुट से अधिक एरिया पर सफलतापूर्वक कंस्ट्रक्शन और समय से डिलीवरी करके वर्धमान ग्रुप अब तक 5300 से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीत चुका है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर श्रवण शर्मा, चेयरमैन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान की शानदार पहल साबित हुआ राज प्लास्ट, एक ऐसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन जहां प्लास्टिक और एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों और कारोबारियों को बेहतर मंच मिलता है। एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां देश और दुनिया भर के बायर्स के सामने राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रोडक्ट्स पेश करने का सुनहरा मौका मिलता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ प्लास्टिक और एग्रो इंडस्ट्रीज के ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी बनता है राज प्लास्ट। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर ज्योति बंसल, फाउंडर एलियोस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। किसी मरीज के लिए जितना जरूरी क्वालिटी ट्रीटमेंट है, उतनी ही जरूरी है सही मेडिकल सलाह, और इस दिशा में सराहनीय योगदान दे रहा है एलियोस हेल्थ, जो एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के ज्ञान और अनुभव को साथ लाकर पेशेंट्स को मेडिकल सेकंड ओपिनियन मुहैया करा रहा है। एलियोस हेल्थ का मकसद किसी विशिष्ट चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर इंसान को उसके लिए बेहतर और उपलब्ध मेडिकल ट्रीटमेंट के विकल्पों की सही जानकारी मिल सके। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर नरेंद्र रावत एंड BS रावत, चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ रावत एजुकेशनल ग्रुप। राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में अग्रणी बना हुआ है रावत एजुकेशनल ग्रुप। CBSE और RBSE बोर्ड द्वारा संचालित रावत एजुकेशनल ग्रुप विश्वास करता है एक्सीलेंस, इनोवेशन और क्रिएटिव लर्निंग में। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग की जाती है। यंग डायरेक्टर्स मिस्टर हेमेंद्र रावत और मिस्टर नरेंद्र सिंह रावत की डायनामिक लीडरशिप में कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहा है रावत एजुकेशनल ग्रुप। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर रूपेश माथुर, CEO एंड अनुराग मोहन दीक्षित, DYGM जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पिंक सिटी जयपुर में सेहत के रंगों से जिंदगी को खुशनुमा बना रहा है जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल JRSH में वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। 150 बेडेड, 30 ICU बेडेड तथा मॉड्यूलर OT वाला JRSH एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां 24/7 इमरजेंसी, ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। कुशल और अनुभवी मेडिकल टीम पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का ख्याल रखती है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अजय जांगिर, डायरेक्टर सिंगापुर हब।
राजस्थान के बिजनेस सेक्टर में रिवोल्यूशन का नया चेहरा बनने जा रहा है सिंगापुर हब। सिंगापुर हब 4 जिलों चुरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर के कारोबारियों के लिए होलसेल मार्केट के तौर पर बनाया जा रहा है। 350 से भी ज्यादा होलसेल प्रतिष्ठान, वाटर पार्क, चार्जिंग स्टेशन, 3 स्टार लग्जरी होटल जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। होलसेल बिजनेस का मेगा सेंटर बनकर कारोबारियों के सपनों में रंग भरने जा रहा है सिंगापुर हब। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुधांशु आनंद पांडे, सुधांशु ईएनटी हॉस्पिटल। चौमू शहर का पहला संपूर्ण सुविधा युक्त नाक कान गला रोग हॉस्पिटल है सुधांशु अनंत ईएनटी हॉस्पिटल। डॉक्टर सुधांशु अनंत पांडे की लीडरशिप में सुधांशु अनंत ईएनटी हॉस्पिटल विश्वसनीय नाम बन चुका है, जहां दूरबीन द्वारा नाक कान और गले की जांच तथा ऑपरेशन की सुविधा है। ईएनटी के मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रतिबद्ध प्रयास कर रहा है सुधांशु अनंत ईएनटी हॉस्पिटल। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज सिंह, चेयरमैन टीकेएन फायर एंड सेफ्टी झुंझुनू। फायर सेफ्टी के जरिए जान माल की सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है टीकेएन फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट झुंझुनू। चेयरमैन मिस्टर मनोज सिंह के मार्गदर्शन में ये इंस्टीट्यूट युवाओं को फायर सेफ्टी में करियर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। फायरमैन, फायर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर जैसे कई कोर्सेज में छात्राओं व गरीब स्टूडेंट्स को खास रियायत दी जाती है। अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए टीकेएन फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट झुंझुनू को कई प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मिस्टर मुकेश बुल्डक, डायरेक्टर, विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन। नागौर जिले की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी है विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने। वर्ष 2011 से शिक्षा जगत में सराहनीय योगदान दे रहे एसएम एजुकेशनल ग्रुप की फ्लैगशिप में शुरू हुआ विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर मिस्टर मुकेश बुल्डक के बुलंद हौसलों और विजन से पैरामेडिकल एंड नर्सिंग में करियर बनाने वाले युवाओं को नई दिशा दे रहा है। I would like to welcome Mr. Kunal Chandani, MD, Kundan Edible Oil Industries. स्वाद, सेहत और विश्वास की 37 वर्षों से चली आ रही परंपरा है कुंदन एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज। 1987 से लगातार एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में सुप्रीम क्वालिटी के लिए जाना पहचाना नाम कुंदन। चेयरमैन मिस्टर सुरेश चंदानी की लीडरशिप और मिस्टर कुणाल चंदानी के युवा हौसलों के दम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाला ब्रांड बन चुका है। हेल्थ का हम रखते हैं पूरा ध्यान। कुंदन एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज पर भरोसा करता है सारा जहान। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मिस्टर विजय कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, श्री जय गोपाल छगनलाल। चाहे कोई त्योहार हो या फिर खुशियों का कोई अवसर, हर मौके को बनाती है खास श्री जय गोपाल छगनलाल मिठाई वाला की स्वादिष्ट मिठाइयों की मिठास। नागौर जिले में स्थित श्री जय गोपाल छगनलाल मिठाई वाला देता आ रहा है शुद्धता और स्वाद की सौगात। स्वाद के ऐसे दीवाने जो कभी क्वालिटी और टेस्ट से कोई समझौता नहीं करते, उनके लिए मिठाइयों की बड़ी रेंज देता है श्री जय गोपाल छगनलाल मिठाई वाला। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुकेश कुमार जी को, बोमिया ग्रुप के डायरेक्टर। मिस्टर जय प्रकाश गोयल जी, गाय छाप 100% शुद्ध बिनौला खल। कॉल ऑन स्टेज मिसेस अंकिता, प्लीज वेलकम आहार फूड प्रोडक्ट। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीए योगेश गौतम जी को, एक्स नेशनल ट्रेजरर, लघु उद्योग भारती। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी को, सेक्रेटरी जयपुर प्रांत, लघु उद्योग भारती। अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित जी से कि आप अर्जुन जी को प्लीज मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।